हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम कैसुलेशन अम्ल उपापचय पथ CAMP के बारे में चर्चा करेंगे। कैसुलेशन अम्ल उपापचय पथ को CAMP भी कहते हैं। तो नोट्स देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें तथा पास में आने वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नोट्स कैसे लगे। तो चलते हैं नोट्सों की तरफ। CAMP चक्कर। यह चक्कर सामान्यतः मासल मरुद्भिद पादपों में उपस्थित होता है। इन पादपों की पत्तियां मोटी मासल गुद्देदार होती हैं। मासल मरुद्भिद पादपों की पत्तियां मोटी मौसल गुद्देदार होती हैं तथा दिन में बंद होते हैं तथा रात्रि में के समय खुलते हैं। तथा इनकी पत्तियां दिन में तो बंद होती हैं तथा रात्रि के समय खुलती हैं। नेक्स्ट लाइन है, इस चक्कर की खोज सर्वप्रथम कैसुलेसी कुल पादपों में हुई, इसीलिए इसे कैसुलेशियन अम्ल उपापचय पथ भी कहते हैं। इस चक्कर की खोज सर्वप्रथम कैसुलेसी कुल में हुई थी, इसीलिए इसे कैसुलेशियन अम्ल उपापचय पथ भी कहते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है इसका। पहला उदाहरण है नागफली, दूसरा है अगेव, तीसरा है अनानास, चौथा है इकानोकेटस तथा पांचवा है युक्का आदि। नेक्स्ट हेडिंग है CAMP की क्रिया विधि। CAMP की क्रिया विधि किस तरह होता है ये। रात्रि के समय CAMP पादपों की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित PEP CO2 ग्रहण कर ऑक्सेजेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है तथा यह ऑक्सेजेलो एसिटिक अम्ल मेलिक अम्ल में परिवर्तित होता है तथा दिन के समय फुल आछंद कोशिकाओं में मेलिक अम्ल का डी कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, जिसके अंतर्गत पायूरिक अम्ल तथा CO2 मुक्त होती है। जिसके अंतर्गत पायूरिक अम्ल तथा CO2 मुक्त होती है। नेक्स्ट लाइन है, यह मुख्यतः CO2 केल्विन चक्कर में प्रवेश कर कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। यह मुख्यतः CO2 केल्विन चक्कर में प्रवेश कर कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। नेक्स्ट लाइन है, इस प्रकार रात्रि के समय CO2 का संचय होता है तथा दिन के समय CO2 का स्थिरीकरण होता है। इस प्रकार रात्रि के समय CO2 का संचरण तथा दिन में CO2 का स्थिरीकरण होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दो प्रकार के कारकों द्वारा प्रभावित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण को दो कारकों द्वारा प्रभावित किया जाता है। पहला है बाह्य कारक या वातावरणीय कारक। पहला है बाह्य कारक या वातावरणीय कारक। दूसरा है आंतरिक कारण। आंतरिक कारण में आएगा पर्ण। आंतरिक कारण में आएगा पर्ण। पहला देखते हैं बाह्य कारक। पहला है बाह्य कारक। बाह्य कारक में पहला है प्रकाश। प्रकाश में देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया विशिष्ट प्रकार के दृश्य प्रकाश में संपन्न होती है। दृश्य प्रकाश का औसतम मान 400 nm से 700 nm होता है। औसतन प्रकाश से कम या अधिक होने पर दर कम होती है तथा औसतन मान पर दर अधिक होती है। औसतन मान पर दर अधिक होती है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की दर समानुपाती औसतन प्रकाश 400 nm से 700 nm। प्रकाश औसतन प्रकाश है 400 nm से 700 nm। नेक्स्ट दूसरा कारक है तापमान।
बाह्य कारक में दूसरा कारक है तापमान। इसमें देखते हैं, तापमान प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करता है। 10 डिग्री से 35 डिग्री ताप बढ़ने पर दर में वृद्धि होती है, अतः इस तापमान से अधिक या कम होने पर दर कम प्रभावित होती है। कहने का अर्थ है 10 से 35 डिग्री तापमान से अधिक होने या कम होने पर दर कम प्रभावित होती है। नेक्स्ट लाइन है, परंतु मरुद्भिद पादप 55 डिग्री सेल्सियस तथा कुछ शैवाल 75 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। कुछ मरुद्भिद पादपों में 55 डिग्री सेल्सियस तथा कुछ शैवालों में 75 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट कारक है, बाह्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर बढ़ती है। यह 1% से अधिक होने पर क्रिया की दर कम हो जाती है। CO2 की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर बढ़ती है। यह 1% से अधिक होने पर क्रिया की दर कम हो जाती है। उदाहरण है, CO2 एक सीमाकारी कारक होता है। उदाहरण नहीं है, जल CO2 एक सीमाकारी कारक होता है। नेक्स्ट है जल। नेक्स्ट टॉपिक है जल। बाह्य कारक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर को प्रभावित करता है। जल की अधिकता के कारण दर अधिक तथा जल न्यूनता के कारण दर कम होती है, परंतु मृदा में जल सीमाकारी कारक होता है। परंतु मृदा में जल सीमाकारी कारक होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बाह्य कारक है ऑक्सीजन। नेक्स्ट बाह्य कारक है ऑक्सीजन। इससे पहले था जल। जल की भी बहुत आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर दर कम हो जाती है, क्योंकि CO2 की अधिक सांद्रता कार्बोक्सिलेज को एंजाइम को संघनित कर देती है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर दर कम हो जाती है, क्योंकि CO2 की अधिक सांद्रता कार्बोक्सिलेज को एंजाइम को संघनन कर देती है। नेक्स्ट है आंतरिक कारक। नेक्स्ट है आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में पहला कारक है पर्णहरित की मात्रा। पहला है पर्णहरित की मात्रा। पर्णहरित की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक तथा मात्रा कम होने पर कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक तथा कम हो जाती है। नेक्स्ट है, दूसरा है संचित भोजन। दूसरा कारक है संचित भोजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद शर्करा संचय के कारण दर कम हो जाती है। अंतिम उत्पाद शर्करा संचय के कारण कम हो जाती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है पर्ण की आंतरिक संरचना। नेक्स्ट है पर्ण की आंतरिक संरचना। पर्ण की आंतरिक संरचना में रंध्रों की संख्या, रंध्रों का खुलना बंद होना, रंध्रों का आकार आदि प्रभावित होते हैं। पर्ण की आंतरिक संरचना में रंध्रों की संख्या, रंध्रों का खुलना बंद होना, रंध्रों का आकार आदि प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश शोषण। नेक्स्ट आंतरिक कारक है प्रकाश शोषण। इसमें देखते हैं, हरे पेड़ पौधों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान भोजन का उत्पादन करते हैं। इस उत्पादित भोजन को शोषण क्रिया में उपयोग हो जाता है। इन दोनों क्रियाओं को सामूहिक रूप से प्रकाश शोषण कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन है, शीतरी पादपों में प्रकाश शोषण सबसे बड़ी बुराई या दोष हानि होती है, जिसके कारण शीतरी पादपों की
भोजन उत्पादन क्षमता C4 पादपों की तुलना में कम होती है। C3 पादपों में प्रकाश अवशोषण सबसे बड़ी बुराई या दोष हानि होती है, जिसके कारण C3 पादपों की भोजन उत्पादन क्षमता C4 पादपों की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट है प्रकाश अवशोषण अंग। नेक्स्ट है प्रकाश अवशोषण अंग है आंतरिक में। इसमें आते हैं हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिसोम। ये तीनों अंग एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं या करता है। प्रकाश अवशोषण, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिसोम, ये तीनों अंग एक इकाई के रूप में कार्य करता है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्रेस करें बेल आइकन को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।